गुड मॉर्निंग बेटा। न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। गुड मॉर्निंग। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था वो हमने अभी लास्ट में कवर किया है, नर्व्स इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वो टॉपिक हमारा कवर हो गया है। अब हम, आपको पता है, हमेशा चैप्टर के बाद में सिंपल सिंपल से कुछ टॉपिक जो बच जाते हैं वो करेंगे। तो एक जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं वो है कोरेजन, जंग लगना, मेटल्स का खराब होना। कोरेजन सबको पता है क्या होता है कोरेजन, ठीक है। मेटल्स जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरेजन। यानी क्या है कोरेजन? इट इज स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल। धीरे धीरे डिकम्पोज होना, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल। किस किस कैसे होती है? ऑन रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर, मॉइस्चर जो है उसके साथ रिएक्शन करता है मेटल, इसको हम वीपिंग ऑफ मेटल भी बोलते हैं। रोना, मेटल्स अपनी हालत पे रोते हैं, ठीक है जी। तो उसको वीपिंग ऑफ मेटल भी बोल दिया जाता है कोरेजन को। हमने जो कोरेजन में पढ़ना है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये पढ़ना है हमने टॉपिक। चलो देखते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, आयरन को कैसे रस्टिंग लगती है, कैसे क्या रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये क्या है? हमारा जो मेटल का सर, मेटल है जो हमारा, आयरन का एक ब्लॉक लेते हैं। जैसे देखो, ये हमने आयरन का एक ब्लॉक लिया, यहाँ से कुछ ऐसे इसका पेंट वेंट उतरा हुआ है और ऐसे खड्डा सा पड़ा हुआ है, ऐसे मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आयरन का एक ब्लॉक है, उसमें यहाँ पेंट वेंट उतरा हुआ है और ऐसे खड्डा सा पड़ा हुआ है, ताकि वहां पे जब बरसात वगैरह आए तो पानी वगैरह इकट्ठा हुआ हुआ है ये। तो होता क्या है, इस तरह का जहाँ मेटल में पानी वगैरह ठहरने की जगह जगह होती है, जैसे इसमें पानी ठहर गया है यहाँ पर, तो वहां पर छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाता है बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाता है वहां पे। इसीलिए जो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी से। क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में जहां जहां पर भी इस तरह से पानी जमा हो जाता है, जहां पर मेटल काफी देर तक पानी के कांटेक्ट में रहे, वहां पर छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाता है। तो दिस रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो गया। ये वाटर है जो इकट्ठा हुआ है इस तरह से, ये पानी है। तो यहाँ पे जो मेटल है हमारा, वो एनोड में ऑक्सीडेशन में जाएगा। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, ये जो कोरेजन भी होता है, जो उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन होती है बच्चों। तो क्या है, कहती ये थ्योरी कहती है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो गया है, उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन होगी किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट पर। जैसे यहां पर मान लो ये आयरन है, ये ऑक्सीडेशन में जाएगा। तो ठीक है, फिर एनोड पे देखें रिएक्शन क्या होगी। आपको बोलनी चाहिए वैसे तो, आयरन गिव्स आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो, तो अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी, आयरन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एट अ पर्टिकुलर स्पॉट। किसी स्पॉट पर कोई आयरन जो है वो ऑक्सीडेशन में जाता है, जो एनोड का काम करेगा। तो एनोड पर है हमारा वहां पर ये। नाउ व्हाट हैपेंस, जो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं आयरन ने, उनसे, अब ये खुद ऑक्सीडेशन में गया आयरन, तो दूसरे की रिडक्शन करेगा ये किसको रिड्यूस करता है? ऑक्सीजन को। एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है, ये उसको रिड्यूस करता है। खुद ऑक्सीडेशन में गया, ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा। तो कैथोड पर रिएक्शन देखो क्या होगी। कैथोड पर ऑक्सीजन H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में रिड्यूस होंगे, तो उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऐसे।
सो द इलेक्ट्रॉन लूज बाय आयरन, जो इलेक्ट्रॉन आयरन ने दिए हैं, गोज टू अनदर स्पॉट, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, फेरस आयन यहाँ पर आ गए और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी जगह पे पहुंच गए, मान लो यहाँ पर, जो कि कैथोड का काम करेगा। फिर वहां पर जो दूसरी स्पॉट पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं जहां पर, वो कैथोड बनेगी। वहां पर ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन को। ये दीज इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए हैं, दे रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। चलो देखते हैं फिर रिएक्शन क्या होगी। ऑक्सीजन प्लस H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में रिडक्शन होनी है ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रॉन मतलब गेन होंगे यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है, H और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनेगा। यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, टू वाटर, 2H2। तो यहाँ पे हमारे 4 हाइड्रोजन है, तो 4H पॉजिटिव आयन। अब 4H पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस होना चाहिए। ये रिएक्शन है बच्चों कैथोड के ऊपर। अब लेकिन रिडॉक्स में जब हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल और रिडॉक्स बनी 2 आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस 4H पॉजिटिव आयन गिव्स 2 फेरस आयन प्लस 2 वाटर। बोलो बच्चों, क्या क्लियर है सबको? अभी की अभी क्लास में याद हो जाना चाहिए पूरा प्रोसेस। कुछ नहीं है इसमें, बड़ा सिंपल बात है। क्या बोला मैंने कि रस्टिंग ऑफ आयरन को किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी से। थ्योरी क्या बोलती है वो? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आयरन एक्ट एज एनोड एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। आयरन एनोड का काम करेगा और वो ऑक्सीडेशन में जाएगा एट अ पर्टिकुलर स्पॉट। नाउ द इलेक्ट्रॉन लूजेस बाय आयरन रिड्यूस ऑक्सीजन एट अनदर स्पॉट विच एक्ट एज कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं वो किसी दूसरे स्पॉट पर पहुंचकर ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो रिएक्शन आपको मैंने लिखनी सिखाई, कैथोड पे कैसे आपने ऑक्सीजन की रिडक्शन करनी है H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, और रिडॉक्स लिख दी। तो यहां पर हुआ क्या, फिर यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई फेरस आयन में। कुल मिला के बात ये बनी। ठीक है। अब अभी रस्ट रस्ट नहीं बनी, अभी सिर्फ आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है फेरस आयन में। अब क्या होगा, ये जो फेरस आयन है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे, यहां पे रुकेंगे नहीं। अभी आयरन से Fe2 पॉजिटिव बने थे फेरस, फेरस आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे फेरिक में। तो इसकी ऑक्सीडेशन किससे होगी? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से दोबारा। तो दीज फेरस आयंस, ये जो फेरस आयंस है, फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इनटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये फेरस आयंस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर भी आएगा, एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे फेरिक ऑक्साइड में। रिएक्शन देखते हैं क्या बनेगी। Fe2 पॉजिटिव आयन प्लस ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आई, जो मॉइस्चर से वाटर आया, इसके साथ रिएक्शन करके फेरस आयन जो है वो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3। फेरिक में देखो, फेरस से फेरिक हो गया, फेरिक ऑक्साइड। तो Fe2O3 हो गया, H बचा, वो H जो है बेटा H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकलेंगे ऐसे, H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकलेंगे हाइड्रोजन। तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो जी 3 ऑक्सीजन है, 2 और 3 है, यहां पर भी Fe2 है तो 2 कर लेते हैं। H पॉजिटिव आयन
यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 कर लेते हैं H पॉजिटिव आयन। देखे जरा बैलेंस है या नहीं। आयरन 2 है, 2 है। ऑक्सीजन 3 है, 3 है। हाइड्रोजन 4 है, 2 है, 2 है। देखने से लग रहा है सब बैलेंस्ड हो गया है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 टू जा 4 पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इस तरफ सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज है। 2 वन जा 2। तो ये तो बैलेंस नहीं है बेटा रिएक्शन। तो मुझे इधर भी 4 पॉजिटिव चार्ज करना ही पड़ेगा। 4 इधर H पॉजिटिव हो गए तो हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 4 होने चाहिए, 2 वाटर आएगा। अब चार्ज बैलेंस है, 4 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव। ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गई है। अब इधर 3 है, इधर 2 और 2 4 है, हाफ O2। लो इधर 2 और 1 3 हो गई इधर भी। अब हुई है बैलेंस्ड। एक एक स्टेप को बैलेंस भी करके दिखा रहा हूं कैसे करना था। रटना कुछ नहीं है। और इवन अनबैलेंसिंग भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस करो आप ना करो। लेकिन हम कर रहे हैं परफेक्शन से काम, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। क्या क्लियर है बच्चों कैसे हुआ? तो नाउ दिस फेरिक ऑक्साइड जो बनी है बच्चों, ये जो फेरिक ऑक्साइड बनी है, नाउ इट कंबाइंस विद एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म रस्ट। क्योंकि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही रस्ट बोलते हैं, XH2O। ये बन गया रस्ट हमारा। ऐसे पूरा प्रोसेस होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का। ये रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। इसमें आप अलग से ये भी दिखा सकते हो कि जो H पॉजिटिव आयन है वो कहां से आ रहे हैं, वो भी दिखा सकते हो। देखो शुरू से हम H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में कर रहे हैं। ये देखो ऑक्सीजन की जो रिडक्शन हुई थी H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में हुई थी। तो H पॉजिटिव आयन का सोर्स अगर मैं आपको बताऊं, एक तो जो वाटर है, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपको पता है, वो भी डिसोशिएट करता है। वाटर से आएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। H पॉजिटिव आयन यहाँ वाटर से आ रहे हैं, या ये वाटर क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसका रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना देगा H2CO3। ये देखो H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब एसिड आपको पता है डिसोशिएट करेगा दो H पॉजिटिव आयन में और कार्बोनेट आयन में। यहां से भी H पॉजिटिव आयन आएंगे एसिड से। ये अलग से एक बात बताई मैंने आपको कि H पॉजिटिव आयन जो है वो कहां से आ रहे हैं। वाटर itself also gives H positive ion, and it also react with atmospheric carbon dioxide to form carbonic acid, which also gives H positive ion। यहां से आ रहे हैं वो, चाहे आप इसको मेंशन करो ना करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शंस जो इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ ये हैं जो मैंने अलग से पहले लिखी हैं। क्या क्लियर है बच्चों कैसे पूरा रस्टिंग का प्रोसेस हुआ? एक बार दोबारा से इसको आप बताएंगे, चलो बिना देखे आप बताएंगे। एनोड पे रिएक्शन बताओ बच्चों क्या हुई। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे याद कर लेते हैं इसको, ठीक है। कैथोड पे बताओ, कौन बच्चा बताएगा रिएक्शन क्या हुआ था। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हुई थी H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में। हाँ तो क्या करें, O2 O2 प्लस H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन मिले थे। बताओ इसे किस में कन्वर्ट हुई थी? वाटर। दो ऑक्सीजन है, 2 वाटर। बैलेंस करेंगे। दो दो और दो 4 हाइड्रोजन है। आप कराओ बैलेंस फटाफट। 4 H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन भी कितने लेने पड़ेंगे अगर 4 H पॉजिटिव है तो? 4 इलेक्ट्रॉन। ऊपर रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। याद हो गया सबको? ओके ये हो गया, चलो इसे रिडॉक्स लिख देंगे इसके बाद, ठीक है। तो अब ये जो फेरस आयन हमारे आए हैं, अब मुझे बताओ वो क्या करेंगे। फेरस आयंस रिएक्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ, टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe2O3।
along with H पॉजिटिव आयन। इसको बैलेंस करना अभी मैंने सिखाया था आपको। Fe2 है, 2Fe, 4 H पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया, 4 H पॉजिटिव, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 वाटर, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, हाफ O2। अब तो जल्दी जल्दी होएगा ना। नाउ दिस फेरिक ऑक्साइड कंबाइंस विद X water molecules to form hydrated ferric oxide which is called rust। क्या क्लियर है बच्चों? रिपीट हो गया दोबारा से, एक बार हमने रिएक्शंस दोबारा कर लिए। ओके, याद ही हो जानी चाहिए तो ठीक है। चलो अब हम करते हैं फैक्टर्स जो कोरेजन को प्रमोट करते हैं। फैक्टर्स विच प्रमोट कोरेजन, बढ़ावा देते हैं कोरेजन को। पहली बात, पोजीशन ऑफ मेटल इन एक्टिविटी सीरीज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें मेटल की पोजीशन कहां पर है। आपने देखा कि रस्टिंग में या कोरेजन में मेटल की ऑक्सीडेशन होती है बच्चों। अभी देखा आपने, आयरन ऑक्सीडेशन में गया था, ऑक्सीडेशन होती है मेटल की। तो बेटा मेटल जितनी जल्दी ऑक्सीडेशन में जाएगा उतनी फास्ट कोरोड होएगा, वो उसका कोरेजन उतना फास्ट होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा मेटल का, उतनी फास्ट कोरेजन में जाएगा, उतनी जल्दी उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब क्वेश्चन आपसे है, बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर है वो जल्दी कोरोड होगा या मुश्किल से कोरेजन में जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वालों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, नीचे वालों, हाँ जी, नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। तो ऊपर, यानी कि हायर द पोजीशन ऑफ मेटल इन एक्टिविटी सीरीज, हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड फास्टर इज द कोरेजन। क्या क्लियर है बच्चों सबको? पहला फैक्टर पोजीशन ऑफ मेटल। दूसरा फैक्टर प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ये तो पता ही है, जितना ज्यादा मेटल हमारा एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा उतनी फास्ट क्या होगा, कोरेजन होगा। इसको तो समझाने की कोई बात ही नहीं है। तो ये फैक्टर जो है इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ कोरेजन को। ठीक है जी। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, जो प्योर मेटल होता है, प्योर बिल्कुल, उसकी ऑक्सीडेशन करना आसान नहीं होता। वो ऐसे ऑक्सीडेशन में नहीं जाता कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और वो ऑक्सीडेशन में चला जाए, ऐसा नहीं होता। मेटल के अंदर इम्प्यूरिटीज होती हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। सुनना ध्यान से, हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाली इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं मेटल में, यानी कि वो इम्प्यूरिटीज का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, यानी कि वो रिडक्शन में जाएंगी। तो वो रिडक्शन में जाएंगी तो मेटल का क्या होगा, उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, और तभी मेटल ऑक्सीडाइज होकर कोरोड होगा। यानी कि मेटल में इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, वो मेटल की ऑक्सीडेशन करती हैं, उनसे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो रिडक्शन में जाएंगी तो दूसरे को क्या करेंगी, ऑक्सीडाइज। इस वजह से मेटल का जो कोरोड होने का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। अगर आप बिल्कुल प्योर मेटल लेंगे विदाउट इंप्यूरिटीज, उसको कोरोड करना बहुत बहुत मुश्किल होगा, वो कोरोजन में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज का, कि metals contains impurities with high reduction potential, due to which oxidation of metal becomes easier, जिससे मेटल की ऑक्सीडेशन इजी हो जाती है और वो फास्ट कोरेजन में जाता है। क्या क्लियर है बच्चों प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज? अगला, प्रेजेंस ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस। ये सिंपल बात है। ये तो मेटल जितना ज्यादा एक्सपोज होगा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा वो उनके साथ और कोरेजन फास्ट होगा। तभी तो हम मेटल को पेंट वेंट करके रखते हैं, ताकि वो पानी की और उसके कांटेक्ट में ना आ पाए।
तो जितनी जगह पर मेटल एक्सपोज होगा, आपको पता है उतना फास्ट उसका कोरेजन होगा। क्लियर। अगला फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस मतलब ये मेटल है हमारा, ये ऐसे खड्डा सा बना हुआ है। एक तो है यहाँ पर प्योर वाटर इकट्ठा हुआ हुआ, एक है यहाँ पर सॉल्टी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है जिसके अंदर, मान लो सॉल्ट डले हुए हैं, NaCl डला हुआ है जैसे मान लो। तो एक बताओ, एक एक आपने आयरन को पानी में रखा, एक रखा नमक वाले पानी में, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें घोला हुआ है आपने उसमें, किसमें वो फास्ट कोरेजन में जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जब हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और फास्ट होगा और कंडक्टिंग हो जाएगा सॉल्यूशन वो, इलेक्ट्रॉन फटाफट जाएंगे, आयरन लूजेस इलेक्ट्रॉन, उधर गेन होंगे उधर लूज होंगे, फटाफट होगी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, रिडक्शन का प्रोसेस। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वाला पानी है, अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट घुले हुए हैं, उसमें फास्ट कोरेजन में जाता है मेटल। फिर है अगला फैक्टर पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन, अब जो पॉल्यूटेड एयर है उसमें क्या होती है, एसिडिक गैसेस होती हैं। पॉल्यूटेड एयर में एसिडिक गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इस तरह की एसिडिक गैसेस प्रेजेंट होती हैं उसमें, जिससे कोरेजन का रेट फास्ट हो जाता है। तो एक बिल्कुल साफ वातावरण में आयरन पड़ा हुआ है, और एक है जहां पे पॉल्यूशन है बहुत सारा, वहां पर है। तो जहां पॉल्यूशन है वहां पे आयरन का कोरेजन फास्ट होगा। और लास्ट फैक्टर है पीएच। अगर पीएच कम होगा, डिक्रीज करेगा, तो क्या वो सॉल्यूशन, इसका पीएच बात कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये पीएच अगर डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब है सॉल्यूशन एसिडिक होता जा रहा है हमारा, ये वाला। ये होता है ना बेटा, जितना पीएच कम उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन उतनी ज्यादा। बोलो। और आपको पता है H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होंगी, H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो बेटा जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में जाएंगे, वो रिडक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेंगे किससे, आयरन से। तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे, रिडक्शन उतनी ज्यादा होगी, तो आयरन की ऑक्सीडेशन भी उतनी फास्ट होगी, आयरन का कोरेजन उतना जल्दी होगा। तो पीएच ऐसे इफेक्ट डालते हैं, पीएच कम अगर होगा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ने से रिडक्शन होगी, रिडक्शन वाले आयंस हैं ये, रिडक्शन अगर इनकी होगी तो इलेक्ट्रॉन लेंगे किससे, आयरन से लेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी आयरन की। तो ये थे हमारे 7 फैक्टर्स जो हमने पढ़े, जो कोरेजन को प्रमोट करते हैं। अब देखते हैं कि कोरेजन से बचा कैसे सकते हैं अपने मेटल को, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरेजन। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमोट क्या करते हैं ये तो सभी को पता ही होता है नॉर्मली। अब कोरेजन से बचे कैसे, मेटल को बचाएं कैसे, वो कौन कौन से तरीके हैं वो पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका इजी है बड़ा, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन, ध्यान से सुनेंगे। इस मेथड में क्या होता है, ये हमारा इम्प्योर, इम्प्योर नहीं, मेटल, मेटल है, ये हमारा मेटल है। मान लो आयरन की पाइप है,
आयरन का एक पाइप है, मेटल हमारा, जिसको हमने जंग लगने से बचाना है। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, आपको देखो क्या करेंगे। इसमें ये जो जिसको मेटल को हमने बचाना है उसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे हाई हो, सीरीज में जो आयरन से ऊपर प्रेजेंट होगा, जैसे जिंक। तो इन दिस मेथड मेटल इज कनेक्टेड टू अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ये इसका टुकड़ा लिया, दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिंक ले लिया जैसे, जिंक का टुकड़ा और एक वायर के थ्रू आयरन पाइप से जोड़ दिया इसको। अब देखो होगा क्या। पहले आयरन एनोड पे था, अभी आप करके हटो पूरा प्रोसेस। आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही थी, आयरन एनोड पे था। अब भाई जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आयरन से भी ज्यादा है। अब बताओ एनोड कौन बनेगा, जिंक या आयरन? अब तो जिंक बनेगा, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे ज्यादा है, क्योंकि ये एनोड बनेगा। तो अब आयरन किस पे आ गया, कैथोड पे, वो कैथोड बन गया। तो बेटा अब ऑक्सीडेशन इसकी होगी, जिंक के टुकड़े की। आयरन तो कैथोड बन गया, तो आयरन की अब ऑक्सीडेशन नहीं होगी और आयरन को जंग नहीं लगेगा। तो हमने कैसे बचाया उसको, कैथोड बना के, इसलिए इसका नाम क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। जो एनोड पे था पहले, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी, उसको कैथोड बना दिया, इसलिए नाम है इसका ये। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में क्या किया हमने, क्या क्लियर है? तो इन दिस मेथड द मेटल इज कनेक्टेड टू अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल थ्रू अ वायर, एक कंडक्टिंग वायर से उसको जोड़ देते हैं। नाउ दिस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एक्ट एज एनोड एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन इंस्टेड ऑफ आयरन। अब आयरन की जगह ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्सीडेशन में जाएगा, आयरन बच जाएगा। क्या क्लियर है बच्चों? इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में कैसे करते हैं हम, बचाते हैं। दूसरा मेथड है हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन तो सभी को मालूम है, इसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं बच्चों, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। गैल्वेनाइज करना मतलब दूसरे मेटल की परत चढ़ा देना। अब जैसे आयरन की ये रॉड थी, मुझे इसको बचाना था। अब मैं क्या करूंगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की, जैसे जिंक की, इस पे कोटिंग चढ़ा दूं, पूरा ही कवर कर दूंगा इसको, इस पे जिंक का पानी चढ़ा दूंगा। चढ़ाते हैं ना जैसे, ठीक है ना, जैसे। तो वो काम पता, गैल्वेनाइजेशन का मतलब पता ही है आपको, जो पाइप वाइप से सब गैल्वेनाइज्ड ही आते हैं, जिंक के सॉल्यूशन में उनको डाल के और रख देते हैं, पूरी परत चढ़ जाती है जिंक के ऊपर। तो क्या करेंगे गैल्वेनाइजेशन में, इन दिस मेथड आयरन इज कोटेड विद, कवर्ड विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिंक, जिंक का पूरा ही कवर चढ़ा देंगे इसके ऊपर। तो बेटा अब तो आयरन नीचे रह गया, जिंक ही एक्सपोज हो रहा है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, जिंक ने आयरन को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तू अंदर ढक के छुप के बैठा रहे, मैं आराम से तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। गैल्वेनाइजेशन, इसलिए बोलते हैं इसको सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। यहां पर भी ऐसे ही हुआ था कुछ, लेकिन इस हद तक नहीं। यहां पे आयरन के ऊपर पूरी की पूरी परत नहीं चढ़ी हुई थी, आयरन अभी भी एक्सपोज था, लेकिन यहां तो उसने आयरन को ढक दिया पूरा अच्छी तरह से, मतलब उसको बचाने के लिए पूरी तरह से खुद को सेक्रीफाइस कर दिया कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ भी अब मैं ही करूंगा जो करना है, तुम आराम से अंदर बैठा रहो। क्या क्लियर हुआ? सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन में क्या करेंगे हम, इन दिस मेथड iron is coated with more electropositive metal zinc so that zinc exposed to atmospheric conditions and oxidize instead of iron.
हाँ बोलो बेटा। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? अभी बताता हूँ उसका भी बताता हूँ आपको। तीसरा मेथड करने दो, फिर पूछता हूँ आपसे। देखो, तीसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन। क्लियर हो गया अभी फिलहाल के लिए? कुछ नहीं था, सिंपल बात थी। तीसरा मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन। तो इसमें तो नाम से पता लग रहा है, ऐसा करेंगे हम, एक बैरियर लगा देंगे। बैरियर किस लिए लगाया जाता है? कि जिस चीज से नुकसान हो उसको रोकने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें नुकसान किससे हो रहा है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से। तो किसी भी प्रकार का अगर हम बैरियर लगा दें जिससे कि हमारा मेटल उनके कांटेक्ट में ना आ पाए, तो हमारी बच जाएगा मेटल हमारा। सो इन दिस मेथड various types of barriers are used to prevent the metal from corrosion। जैसे कि पेंट कर देते हैं, पेंट की परत चढ़ा देते हैं, वो क्या है? बैरियर है। समझ रहे हो बात को? बाय ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल और ग्रीस की परत चढ़ जाती है मेटल के ऊपर, तो बस ठीक है, फिर वो पानी वगैरह के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाता। क्या है वो? बैरियर प्रोटेक्शन है। इस तरह केमिकल आते हैं जैसे कि फिनोल, बिसफिनोल। बिस मतलब दो, डाइफिनोल। केमिकल आता है, इसका नाम है ये बिसफिनोल। उसको, केमिकल को लगा देते हैं, वो भी बैरियर का काम करता है। और एक सबसे अलग बात जो समझनी है आपको, नॉन कोरोडेड मेटल की कवरिंग चढ़ा दो। मतलब ये तो गैल्वेनाइजेशन वाली बात हो गई, लेकिन दोनों में फर्क है। देखो, गैल्वेनाइजेशन में और इसमें क्या मैंने कोटिंग चढ़ाई? नॉन कोरोडेड मेटल की, जिनको जंग नहीं लगता। ठीक है ना? सिल्वर वगैरह जो होते हैं ना, कॉपर सिल्वर, उनकी कोटिंग चढ़ा दो। तो अब जो कोटिंग चढ़ाई मैंने, ये इस कोटिंग में और उस कोटिंग में बड़ा फर्क है। अब जो मैंने कोटिंग चढ़ाई है वो नॉन कोरोडेड मेटल की है, मतलब जो खुद जंग में नहीं जाता, तो वो बचा लेगा आयरन को। इसमें क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इस आयरन से ज्यादा जो था जिंक, उसकी कोटिंग चढ़ाई थी। और इसमें क्या है? नॉन कोरोडेड मेटल कौन से होंगे? हाइड्रोजन से नीचे वाले। हाइड्रोजन से जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। बेटा, आपको पता है ना, कोरेजन का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। लेकिन जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मेटल्स का, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, कॉपर, वो तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई है ना, वो तो ऑक्सीडेशन में जाएंगे नहीं, वो ही नॉन कोरोडेड होते हैं। समझ रहे हो नॉन कोरोडेड का मतलब? जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो जिनकी ऑक्सीडेशन करना आसान नहीं है, इसलिए उनको जंग नहीं लगता। सिल्वर गोल्ड वगैरह को पता है आपको। ठीक है? तो क्या किया, एक में तो किया मैंने, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या किया था, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की कोटिंग चढ़ाई थी। वो नॉन कोरोडेड नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आयरन से भी ज्यादा है। जबकि यहां पर ऐसे मेटल की कोटिंग चढ़ाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मतलब जो ऑक्सीडेशन में जाता ही नहीं है। नॉन क्रोडेड मेटल की, कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की चढ़ा दी। पानी चढ़ाए थे ना गहनों वगैरह के ऊपर भी, ऐसे सोने का पानी चढ़ा दिए, ये सब वो उस तरह की बात। तो ये का क्या काम कर रहा है? ये बैरियर का काम कर रहा है। ये कोई सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन थोड़ा ना कर रहा है, आयरन को बचाने के लिए खुद ऑक्सीडेशन में जा रहा हो। नहीं, ये बैरियर का काम कर रहा है सिर्फ, कि बस ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए मेरा आयरन, उसको बचा रहा है। कोटिंग कोटिंग में फर्क है। बताओ दोनों में से बेटर कौन सी है, बैरियर प्रोटेक्शन या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन? सैक्रिफिशियल। लक्ष्य, बैरियर प्रोटेक्शन। चलो, हाँ मैं बताता हूँ, आप भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं।
ये दुनिया ऐसी ही है। आपको लगा कि इस वाली कोटिंग में नॉन कोटेड मेटल ने खुद भी नहीं गया ऑक्सीडेशन में और उसको भी बचा लिया। इसमें वो आयरन को बचाने के लिए खुद ऑक्सीडेशन में जा रहा है। तो ये वाली बेटर लगती है आजकल की दुनिया को देखकर। लेकिन आपने इसका नाम नहीं पढ़ा ध्यान से, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन नाम है इसका। उसने यार उसको सेक्रीफाइस कर दिया खुद को उसको बचाने के लिए। आप कह रहे हो ये बढ़िया है, मेथड है। मतलब इमोशनल बात नहीं है, मैं इसको टेक्निकली जोड़ने वाला हूँ। आप बात कर रहे हो बच्चों जो अच्छे दिन थे, नई नई कोटिंग चढ़ी है। बेटा दिन तो बुरे भी आएंगे ना, अच्छे हैं तो बुरे भी आएंगे। अब बुरे दिन आए, साल बीते, 2 साल बीते, कोटिंग जगह जगह से क्रैक हो गई। मान लो इसकी कोटिंग क्रैक हो गई, इधर इसकी भी कोटिंग क्रैक हो गई, बुरा वक्त शुरू हो गया। आयरन जो था नीचे वो एक्सपोज हो गया दुनिया के जुल्म सितम से, जो पहले बेचारा अंदर को बचा हुआ था। अब क्या होगा? अब देखते हैं क्या होगा जब बुरा वक्त आया। जिंक बोलेगा बेटा चिंता मत कर, मेरा ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, एनोड पे मैं ही रहूंगा, तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। बोलो ऐसा ही होगा ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो जिंक का ही हाई है। स्टिल जिंक की कोटिंग क्रैक होने के बाद भी जिंक ही एनोड पे रहेगा। आपको पता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, और वही ऑक्सीडेशन में जाएगा। आयरन को अभी भी कुछ नहीं होगा बुरे वक्त में भी। यहां की सिचुएशन में बताता हूं आपको क्या है। यहां पे जब कोटिंग टूटेगी तो आयरन तो खैर आ गया बाहर, दुनिया बाहर खड़ी है जुल्मो सितम करने के लिए इसके ऊपर। लेकिन अब होगा क्या सुनो, जिसकी कोटिंग चढ़ा रखी है ना, आपको पता है ना उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है, उस मेटल का जिसकी कोटिंग चढ़ाई है यहाँ पर। तो बेटा अब तो वो भी रिडक्शन में जाएगा। जो ऊपर किसी कोटिंग चढ़ा रखी है ना, वो भी रिडक्शन में जाएगा। रिडक्शन में जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किससे खींचेगा? आयरन से। आयरन की तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। अब आयरन की ऑक्सीडेशन कई गुना फास्ट हो जाएगी। फटाफट से जो उसने जो कवर चढ़ा रखा था वही उसको खाना शुरू कर देगा। समझ रहे हो? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है, वो रिडक्शन में जाएगा फटाफट, और आयरन की उतनी ही फास्ट ऑक्सीडेशन होगी, और आयरन फटाफट फटाफट जल्दी से 1 करोड़ होता जाएगा। समझ में आई बच्चों बात? तो इवन इफ द कोटिंग इज ब्रेक, अगर कोटिंग ब्रेक भी हो जाती है, देन also in sacrificial protection the more electropositive zinc undergoes oxidation instead of iron, whereas in case of barrier protection when coating is break, the oxidation of iron becomes even faster, और फास्ट हो जाएगी आयरन की ऑक्सीडेशन। सो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इज बेटर देन बैरियर प्रोटेक्शन। आपका आंसर भी मिल गया बेटे। वैष्णवी आप कह रहे थे कि जिंक ऑक्सीडेशन में जाएगा सर, फिर वो तो कोई बात नहीं, जाता रहेगा। और ये सैक्रिफिशियल वाली कहानी भी समझ में आ गई, इमोशनल कहानी स्टोरी सुनाई है जो। बस ठीक है फिर, और क्या, कोरेजन का टॉपिक खत्म। ठीक है, तो इनमें से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं एग्जाम में ना, 1 नंबर में आता है कई बार। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या होती है, या बैरियर प्रोटेक्शन, या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, और तो कोरेजन का क्वेश्चन 1 नंबर का ही पूछा जाता है बस कभी कभार ऐसे। रिएक्शंस हमने यहीं याद ही कर लिए हैं, अभी आपके सामने 2 बार की थी। अब एक टॉपिक बचा है हमारा लास्ट, कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल वो होते हैं जो रिचार्जेबल नहीं होते। ठीक है, जैसे बड़ा सेल जो हम आम यूज करते हैं, ठीक है, वो रिचार्ज नहीं होता, वो होते हैं प्राइमरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स जो रिचार्जेबल है, जैसे मोबाइल फोन में बैटरी है, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरीज हैं,
रिचार्ज हो जाती है ना लाइट आने पर, वो होते हैं सेकेंडरी सेल्स। और तीसरे हैं फ्यूल सेल्स, जिसमें हम गैसेस सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स पर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये टॉपिक हमारा बचा है, कल स्टार्ट करेंगे उसको, कल नहीं सॉरी, मंडे को। और आपको वो कर लेना चाहिए जो असाइनमेंट मैंने भेजी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें, मन लगा के उसको कंप्लीट करो। क्या क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है बच्चों, ओके बेटा, बाय। ओके बच्चों, ओके बेटा, ओके बच्चों।